निगमीय उद्यमिता अथवा इंट्राप्रेन्योरशिप, कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप। उद्यमिता एकाकी व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। विद्यमान व्यावसायिक संगठन भी उद्यमिता को अपनाते एवं प्रेरित करते हैं। वस्तुतः विद्यमान संगठनों में कई प्रबुद्ध एवं प्रतिभाशाली प्रबंधक एवं कर्मचारी होते हैं। वे कुछ नया करना चाहते हैं। वे अपनी भावनाओं एवं अपने सपनों को मूर्त रूप देना चाहते हैं। वे अपने कार्य में और स्वतंत्रता चाहते हैं। फलतः वे कई बार ये सोचते हैं कि नौकरी छोड़कर वे अपना ही व्यवसाय करके इन सब इच्छाओं को पूरा कर ले, किंतु अच्छी संस्थाओं के उच्च प्रबंधक उनकी इन भावनाओं को समझ लेते हैं और उन्हें स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता के साथ अपने सपनों को साकार करने हेतु कुछ नवाचार करने का अवसर देते हैं। इसी से निगमी उद्यमिता अर्थात इंट्राप्रेन्योरशिप का जन्म हो जाता है। इस अध्याय में अपन इसके इंट्राप्रेन्योरशिप के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस। निगमी उद्यमिता, जिसे इंट्राप्रेन्योरशिप के नाम से भी जाना जाता है, का विकास पिछले कुछ दशकों में ही हुआ है। वस्तुतः इंट्राप्रेन्योरशिप का जन्म अमेरिका में 70 के दशक के उत्तरार्ध में हुआ है। इस शब्द का उपयोग उस उद्यमिता के लिए किया जाता है जो किसी विद्यमान उपक्रम या संगठन में विकसित होती है। प्रोफेसर डाफ्ट के अनुसार इंट्राप्रेन्योरशिप किसी संगठन में नवाचार की आवश्यकता को पहचानने तथा उसे प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। Entrepreneurship is the process of recognizing the need for innovation and promoting it within organization. प्रोफेसर डाफ्ट। हिजरी तथा पीटर्स के अनुसार इंट्राप्रेन्योरशिप किसी विद्यमान संगठन में उद्यमिता है। इंट्राप्रेन्योरशिप इज द इंट्राप्रेन्योरशिप विदिन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। हिजरी एंड पीटर्स। मार्क जे डोलिंगर के अनुसार इंट्राप्रेन्योरशिप वह उद्यमिता है जो किसी निगमी व्यवस्था में जन्म लेती है। उन्होंने यह भी कहा है कि इंट्राप्रेन्योरशिप किसी बड़ी कंपनी में आंतरिक बाजारों तथा अपेक्षाकृत छोटे स्वायत्तशासी या अर्धस्वायत्तशासी व्यावसायिक इकाइयों का विकास है, जिनमें उस कंपनी के संसाधनों से उत्पादों, सेवाओं अथवा तकनीकों का नवीन विधि से उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप वह उद्यमिता है जो किसी बड़ी कंपनी या निगम में जन्म लेती है। इस उद्यमिता के परिणाम स्वरूप उस कंपनी के प्रबंधक कर्मचारी कुछ नवाचार करते हैं तथा उसी कंपनी के अधीन ही उस कंपनी के संसाधनों से ही किसी नवीन उपक्रम की स्थापना का किसी नवीन उत्पाद, सेवाएं, तकनीक का उत्पादन करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली, ये एक ऐसी उद्यमिता है जो किसी विद्यमान संगठन में जन्म लेती है। इस उद्यमिता में किसी विद्यमान संगठन के प्रबंधक या कर्मचारी किसी नवाचार को करने एवं नया उपक्रम स्थापित एवं संचालित करने का साहस करते हैं। इस उद्यमिता में वह विद्यमान संस्था ही संसाधन को जुटाती है। इस उद्यमिता की जोखिम को भी वह विद्यमान संगठन ही वहन करता है। उस उद्यमिता से विद्यमान संगठन में अन्य उपक्रमों या इकाइयों का गठन होता है। इस उद्यमिता के कारण प्रबंधकों, कर्मचारियों में पहलपन करने तथा नए विचारों को क्रियान्वित करने का अवसर मिलता है। इस उद्यमिता में ई कॉमर्स को अपनाया जा सकता है। अब है उद्यमिता तथा निगम्य उद्यमिता यानी इंट्राप्रेन्योरशिप में अंतर। उद्यमिता और इंट्राप्रेन्योरशिप अंतर है इसमें। उद्यमिता एवं निगमी उद्यमिता या इंटरप्रेन्योरशिप या इंट्राप्रेन्योरशिप में अंतर। पहला, उद्यमिता का जन्म संगठन के बिना तथा बाहर ही होता है, जबकि निगमी उद्यमिता का जन्म किसी विद्यमान संगठन के भीतर होता है। उद्यमिता को अपनाने वाले की स्थिति एक स्वतंत्र व्यक्ति की होती है, जबकि इंट्राप्रेन्योरशिप अपनाने वाले व्यक्ति स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हैं। वे किसी विद्यमान संस्था का प्रबंधक या कर्मचारी होता है। उद्यमिता अपनाने वाला स्वयं सभी आवश्यक संसाधन जुटाता है, जबकि निगमी उद्यमिता अपनाने वाले व्यक्ति के लिए सभी संसाधन उसकी संस्था द्वारा जुटाए जाते हैं।
उद्यमिता के अंतर्गत संपूर्ण जोखिम उद्यमी को ही वहन करनी होती है, जबकि निगम उद्यमिता अपनाने पर संपूर्ण जोखिम विद्यमान संस्था द्वारा उठाई जाती है। प्रबंधक या कर्मचारी को कभी कभी अप्रत्यक्ष जोखिम, वेतन में कमी, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के रूप में उठानी पड़ती है। उद्यमिता को अपनाने की दशा में पहले से कोई संगठन नहीं होता है, अतः उद्यमी संगठन के वातावरण में कार्य नहीं करता है, जबकि इंट्राप्रेन्योरशिप में इंट्राप्रेन्योर को अपने संगठन के वातावरण के भीतर नवाचार करना एवं उपक्रम स्थापित एवं संचालित करना होता है। उद्यमिता के विकास एवं सफलता में किसी प्रबंध के पदानुक्रम व्यवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि इंट्राप्रेन्योरशिप के विकास एवं सफलता में उस संगठन की प्रबंध के पदानुक्रम व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। यदि उच्च अधिकारी सहयोग एवं अनुमोदन न करे तो संपूर्ण नवाचार का विचार ही केवल सौंपन ही रह जाता है। उद्यमिता का पुरस्कार लाभ तथा सामाजिक सम्मान तथा मानसिक अहम की संतुष्टि है, जबकि इंट्राप्रेन्योरशिप में प्रबंधकों को अधिक वेतन, भत्ते, पदोन्नति आदि के रूप में पुरस्कार मिलता है। उद्यमिता अपनाने वाले व्यक्ति को ही उपक्रम पर पूर्ण स्वामित्व प्रबंध का अधिकार होता है, जबकि इंट्राप्रेन्योरशिप के अंतर्गत स्थापित नए उपक्रम, डिवीजन या व्यवसाय इकाई पर स्वामित्व विद्यमान संगठन के स्वामियों के पास ही होता है। इस प्रकार ये इसमें इंट्राप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप में अंतर है। अब है इंट्राप्रेन्योरशिप की आवश्यकता या महत्व, नीड इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्राप्रेन्योरशिप। इंट्राप्रेन्योरशिप या निगम उद्यमिता के विकास की आवश्यकता और महत्व निम्नलिखित कारणों से हैं। पहला, वातावरण के परिवर्तनों के अनुरूप संगठन को ढालने के लिए, टू अडॉप्ट ऑर्गेनाइजेशन इन ट्यून विद इन्वायरमेंटल चेंजेज। संगठन के बाह्य वातावरण में अनेकानेक परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के अनुरूप संगठन को ढालने तथा परिवर्तनों का प्रत्युत्तर देने के लिए इंट्राप्रेन्योरशिप अपनाना आवश्यक हो गया है। एस झारा ने कहा है कि इंट्राप्रेन्योरशिप बड़ी कंपनियों को व्यवसाय के अत्यंत गतिशील, प्रतिकूल तथा विषमताओं युक्त वातावरण के अनुकूल ढालने के अवसर प्रदान करती है। दूसरा, व्यवसाय में विविधता लाने के लिए, टू डाइवर्सिफाई इन बिजनेस। किसी विद्यमान संस्था के विद्यमान व्यवसाय में विविधता लाने में इंट्राप्रेन्योरशिप बहुत महत्वपूर्ण है भूमिका निभाता है। संस्था में उत्पाद रेखा के विस्तार करने, उत्पाद रेखा जोड़ने, नए बाजार का विकास करने के लिए इंट्राप्रेन्योरशिप अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है। संस्था का स्वाभाविक विकास करने के लिए, टू इंश्योर ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंट्राप्रेन्योरशिप इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह संस्था के स्वाभाविक विकास को आसान बना देती है। व्यावसायिक सम्मिश्रण, एकीकरण, अधिग्रहण से भी संस्था का विकास कर सकते हैं, किंतु ये स्वाभाविक विकास नहीं है। स्वाभाविक विकास से संस्था का क्रमागत विकास होता है, ऐसा विकास ठोस होता है। इंट्राप्रेन्योरशिप के विकास से ऐसा संभव है। सृजनशील एवं नवाचारी प्रबंधकों को पहलपन का अवसर देकर संस्था का स्वाभाविक विकास किया जा सकता है। प्रबंधकों, कर्मचारियों को अभिप्रेरणा, टू मोटिवेट मैनेजर एम्प्लॉइज। इंट्राप्रेन्योरशिप से संस्था में कई योग्य प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को संस्था में बने रहने एवं कार्य करते रहने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। नवीन प्रबंधकों प्रशिक्षण, टू ट्रेन न्यू मैनेजर्स। इंट्राप्रेन्योरशिप अपनाकर पुराने प्रबंधकों के साथ नए प्रबंधकों को लगाया जा सकता है, फलतः नए प्रबंधकों को प्रशिक्षण मिलता रहता है। वितरण के नए माध्यमों का विकास, टू डेवलप न्यू आउटलेट्स। इंट्राप्रेन्योरशिप वितरण के नए माध्यमों के विकास में भी योगदान देती है। नए उत्पादों, सेवाओं, तकनीकों आदि को इंटरनेट के माध्यम से बेचना प्रारंभ किया जा सकता है। नए उपक्रमों या डिवीजनों या नए व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना, टू एस्टेब्लिशमेंट न्यू इंटरप्राइजेज डिविजन्स और न्यू बिजनेस यूनिट्स। इंट्राप्रेन्योरशिप अपनाने से संस्था के नए उपक्रमों, नए डिवीजनों या नई व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना को बल मिलता है। इन्हें स्वायत्त संस्थाएं या अर्ध स्वायत्त संस्थाएं बनाया जा सकता है। ये सभी उपक्रम इकाइयाँ आत्मनिर्भर बनती है, अतः संस्था का विकास आसानी से होता है।
लाभों में वृद्धि टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। इंट्राप्रेन्योरशिप अपनाने से संस्था के संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है। अप्रयुक्त संसाधन उपयोग में लिए जा सकते हैं। अधिक संसाधन प्रतिस्पर्धी लागत पर क्रय किए जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त संस्था में लोग हमें प्रेरित महसूस करते हैं। इसका अंततोगत्वा प्रभाव लाभों में वृद्धि के रूप में देखने को मिल सकता है। निगमीय उद्यमिता या इंट्राप्रेन्योरशिप में बाधाएं। बैरियर्स टू कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप या इंट्राप्रेन्योरशिप। इंट्राप्रेन्योरशिप के अनेक लाभ हैं, किंतु इसके विकास में अनेक बाधाएं हैं। इनमें से कुछ बाधाएं इस प्रकार है। पहली, निगमीय अधिकारी वर्ग, कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेसी। निगमीय उद्यमिता या इंट्राप्रेन्योरशिप के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा निगमीय अधिकारी वर्ग है। प्रत्येक बड़ी कंपनी में प्रबंध के पदानुक्रम व्यवस्था, मैनेजरियल हायरार्की सिस्टम में अनेक स्तर पर अनेक अधिकारी होते हैं और प्रत्येक स्तर के अधिकारियों से संसाधनों के उपयोग की अनुमति लेनी पड़ती है। इसमें विरोध भी होता है तथा बहुत समय भी लग जाता है। ऐसे में उद्यमी प्रबंधक कर्मचारी का जोश ठंडा पड़ जाता है। फलतः इंट्राप्रेन्योरशिप सफल नहीं हो पाती है। आंतरिक उत्पादों से प्रतिस्पर्धा, इंटरनल प्रोडक्ट कंपटीशन। कभी कभी इंट्राप्रेन्योरशिप को धक्का तब लगता है जबकि नए उत्पाद से उसी संस्था के अन्य उत्पादों को प्रतिस्पर्धा का भय होता है। आंतरिक संसाधनों की कमी, डिफिशियंसी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज। कभी कभी विद्यमान संस्था के आंतरिक संसाधन पर्याप्त नहीं होते हैं जिससे नए उत्पाद के लिए संसाधन उपलब्ध किए जा सके। कभी कभी दो या अधिक प्रबंधकों के नवाचारी कार्यों के लिए एक संस्था संसाधनों की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि सभी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध न हो तो भी किसी न किसी नवाचार को त्यागना पड़ जाता है। फलतः उस नवाचार करने वाले प्रबंधक कर्मचारी को आघात लगता है। उचित पुरस्कार का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर रिवार्ड। कभी कभी नवाचार करने वाले प्रबंधक या कर्मचारी को पर्याप्त पुरस्कार या प्रतिफल नहीं मिलता है। ऐसे में भी इंट्राप्रेन्योरशिप के विकास में बाधा उपस्थित हो जाती है। उच्च प्रबंधकों का असहयोग, नॉन कोऑपरेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। कभी कभी संस्था के उच्च प्रबंधक अपने अधीनस्थ प्रबंधकों या कर्मचारियों के नवाचारों को क्रियान्वित करने में रुचि नहीं लेते हैं। इससे भी संस्था में इंट्राप्रेन्योरशिप का विकास नहीं हो पाता है। अब है इंट्राप्रेन्योरशिप या निगमीय उद्यमिता के विकास हेतु सुझाव। सजेशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंट्राप्रेन्योरशिप। विद्यमान संस्थाओं में उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित सुझावों या बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, उच्च प्रबंधकों की सोच में परिवर्तन। इंट्राप्रेन्योरशिप के विकास हेतु आवश्यक है कि उच्च प्रबंधकों की सोच में परिवर्तन किया जाना चाहिए। सकारात्मक वातावरण का निर्माण। इसके विकास के लिए संस्था में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। उद्यमिता की क्षमता रखने वाले प्रबंधकों कर्मचारियों को प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सम्मान मिलना चाहिए। उच्च प्रबंधकों को नवाचार करने वालों को अनुभव से भी आवश्यक योग देना चाहिए। प्रबंधकों को नवाचार का स्पष्ट अधिकार। इसके अतिरिक्त गतिशील विकास हेतु प्रबंधकों को सभी आवश्यक अधिकार देने चाहिए। नवाचार को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने का अधिकार। इसके विकास को गति देने के लिए प्रबंधकों को उस अंतिम परिणाम तक पहुंचाने का अधिकार देना चाहिए। कई बार जब प्रबंधकों को अपने नवाचार के लिए और अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ जाती है तो उस उच्च प्रबंधक और संसाधन देने में असमर्थता प्रकट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्णय का अधिकार। नवाचार करने वाले प्रबंधकों को उन सभी मामलों में निर्णय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए जिनसे उनके नवाचार के कार्य का भविष्य प्रभावित होता है या हो सकता है। और आवंटित संसाधनों के उपयोग की स्वतंत्रता। नवाचार करने वाले प्रबंधकों को ये छूट होनी चाहिए कि वे स्वयं के लिए आवंटित संसाधनों का उपयोग स्वतंत्रतापूर्वक कर सके। असफलता पर दंड नहीं। जो प्रबंधक नवाचार करते हैं वे असफल भी होते हैं किंतु उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। दंडित करने से भविष्य में इंट्राप्रेन्योरशिप के विकास में बाधा आएगी। पर्याप्त समय। इंट्राप्रेन्योरशिप अपनाने वाले प्रबंधकों को पर्याप्त समय देना चाहिए जिनसे अपने नवाचारों को ठीक से क्रियान्वित कर सके। कार्य क्षेत्र की छूट। इंट्राप्रेन्योरशिप अपनाने वाले प्रबंधकों को कार्य क्षेत्र की छूट होनी चाहिए। उन्हें संस्था में या संस्था के बाहर कार्य करने आने जाने की छूट होनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार उन्हें बाहर भ्रमण की छूट भी होनी चाहिए।
सहायकों की नियुक्ति की छूट। इंट्राप्रेन्योरशिप प्रबंधक को अपने सहायकों या अपने टीम के सदस्यों की नियुक्ति की छूट होनी चाहिए। संसाधनों की आपूर्ति के स्रोत के चयन की छूट। इंट्राप्रेन्योरशिप प्रबंधकों को अपने लिए आवश्यक संसाधनों के आपूर्तिकर्ताओं के चयन की छूट होनी चाहिए। इन सभी सुझावों पर ध्यान देने से निगमी उद्यमिता के विकास की प्रबल संभावनाएं बन सकती है। अतः इन सुझावों पर किसी संस्था को ध्यान में रखना चाहिए और कर्मचारियों अधिकारियों को इन सुझावों की पालना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद।